हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द इम्पेरियल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल ये 10 क्वेश्चन जो फटाफट रिवीजन आपका हो जाएगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है? तो पिछले वीडियो में मैंने ये सारा चीज जो है बताया था। इतिहास के बारे में बात तो नहीं किया था, हाँ, परंतु ये बताया था कि क्या आज के डेट में महिला दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो प्रासंगिक है या नहीं है। फिलहाल चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है वो थीम के रूप में आपका इस बार रखा गया है इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन का मतलब कि महिलाओं को इंस्पायर करना है, खासकर उनमें निवेश करना है ताकि उनका सशक्तिकरण बढ़े और हर क्षेत्र में उनका जो है प्रतिनिधित्व बढ़ता चले, हर क्षेत्र में उनका कंपटीशन बढ़ता चले, खास करके कि महिला और पुरुष ये दोनों कंधे से कंधे मिला करके चले, किसी में नीच या ऊंच का फर्क ना देखा जाए। ये थीम रखा गया है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा इंस्पायर इंक्लूजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। देखिए खास करके आज के डेट में महिलाओं के लिए कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो उनके रक्षा से संबंधित है, जो उनके सिक्योरिटी से संबंधित है, चाहे वो घटना स्थल पे कोई शोषण हो रहा हो, चाहे घरेलू हिंसा हो रहा हो, चाहे किसी प्रकार का दहेज प्रथा को लेकर के हिंसा हो रहा हो, सभी के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। तो आखिर ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? रिपोर्ट 2024 किसने जारी है, किस संस्था ने? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने यह रिपोर्ट जारी किया है जो महिलाओं के बिजनेस के ग्रोथ से भी रिलेटेड है और उनके कानून, उनके लॉ से भी संबंधित है। तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका विश्व बैंक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गैरी कॉस्परोव को आतंकवादी घोषित कर दिया है? देखिए कहीं ना कहीं अभी जो रूस का जो नेचर है ना, जो यूएसएसआर पहले था 1991 से पहले, उसका नेचर धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वो चाह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई भी रेस ना जाए। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अमेरिका अमेरिका और यूएसएसआर इन दोनों ने ही अपना एक संगठन बनाया था। जैसे यूएसए के लिए देखिए आप, अमेरिका ने नाटो बनाया था और इसने जो है वार्सा पैक्ट बनाया था। यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया था। वार्सा पैक्ट जो है ये 1991 में समाप्त हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन अभी भी नाटो कार्यरत है और अभी अभी कुछ दिन पहले स्वीडन जो है इसका 32वां सदस्य देश बन गया है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नाटो में शामिल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका का समर्थन किया जा रहा है। उसमें से भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गैरी कॉस्परोव, कहीं ना कहीं यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे जो वो नाटो से जाके मिलना चाहता था। तो वहां पे रूस ने जो है इनको आतंकवादी घोषित कर दिया, किसी न किसी तरीके से इन पे ब्लेम किया गया कि भाई ये आतंकवादी है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो गैरी कास्परोव है उनका समर्थन अमेरिका के साथ है, उनका समर्थन यूक्रेन के साथ था, उनका समर्थन ये नाटो के साथ था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये समस्या हो रही है। खैर इसका आंसर आपका हो जाएगा यूएसएसआर, रसिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य के द्वारा भारत में पहला एआई जनरेटिव टीचर आइरिस, ध्यान दीजिएगा, टीचर का नाम है आइरिस, लॉन्च किया गया है। देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी सुविधाएं भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आने वाले दिन में कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आने वाले दिन में मेरे जगह पे कोई रोबोट खड़ा होगा और वो आपको पढ़ाएगा। मतलब मेरा जरूरत ही नहीं पड़ेगा या किसी भी टीचर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक फीलिंग्स जो है, एक वो जो माहौल होता है टीचर से पढ़ने का, शायद वो तो ना आ पाए। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो हमको लगता है कि यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है टीचर, खास करके अभी सबसे पहले वह केरल में लॉन्च किया गया है। केरल के स्कूल में ये रोबोट पढ़ा भी रहे हैं, आइरिस नाम की लेडी टीचर है, ठीक है, वहाँ के केरल के स्कूल में पढ़ा भी रही है। और ध्यान देना है कि पूरे भारत देश में धीरे 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 यह एक मतलब उद्देश्य लिया गया है कि पूरे भारत के स्कूल में इसको लाना है, ठीक है। अब चाहे उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, आने वाले दिन में तो होना ही होगा।
ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म से नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया? नीति फॉर स्टेट्स, तो नीति फॉर स्टेट्स है, ये कभी ना कभी सरकार कोई भी योजना अगर लेकर आती है तो सबसे पहले वो नीति आयोग के प्लेटफॉर्म से उसको पारित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग से पहले एक आयोग था जो हमारे देश में पारित किया गया था, जिसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। तो 1950 के टाइम में यह योजना आयोग का स्थापना हुआ था। अब उसके जगह पर अब कौन आ गया है भाई? नीति आयोग आ गया है। ठीक है, अब नीति आयोग इसके बदले कार्य कर रहा है और नीति आयोग का जो है जो भी यह योजना लाएगा उसका अनुमोदन कौन करेगा? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952। तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का, जस्ट उसके बाद एनडीसी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की वजह से प्रधानमंत्री, क्योंकि अब तो हट चुका है, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और एनडीसी के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। को ऑफिशियो एजेंट इसको बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है? देखिए, युवा उद्यमी के लिए ये तो लगभग हर राज्य सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में कई सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जो प्रलोभन देने वाली होती है, जिसको राजनीतिक भाषा में रेवड़ी संस्कृति बोलते हैं। रेवड़ी संस्कृति का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रलोभन दे रही है जिससे जनता उससे आकर्षित होकर के वह उस राजनीतिक पार्टी को वोट देने लगे, मत देने लगे, इसको बोलते हैं रेवड़ी संस्कृति। ठीक है, बट राजनेता लोग इसको एहसास नहीं होने देते हैं कि रेवड़ी संस्कृति है, फिर भी समझ में तो आता ही है कि भाई आखिर चुनाव के दौरान इतनी सारी योजना कहाँ से है, पहले से कहा थी। तो ध्यान देना है यहाँ पे, आखिर कितना लाख रुपया है? तो 5 लाख रुपया है। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है युवाओं के लिए, वो इसका लाभ उठा सकते हैं और अपना उद्यम या अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP लॉन्च किया गया है? ध्यान देना यहाँ पे, जीरो कार्बन बिल्डिंग। देखिए, जीरो कार्बन बिल्डिंग, जीरो कार्बन नेट जीरो, ये सब किस चीज से रिलेटेड है? तो पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना हमारे भारत सरकार ने 2047 तक, कब तक? 2047 तक ये प्रण किया है कि हमारे यहाँ नेट जीरो कार्बन। नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो कार्बन का मतलब कि कार्बन की जो मात्रा उत्सर्जन हो रही है लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी। यानी जितना उत्सर्जन हो रहा है हम लोग इतना पौधा लगा देंगे। देखिए मेन क्या है कि कार्बन का तो उत्सर्जन होगा ही, क्योंकि डेवलपमेंट का काम होना है तो बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, और आज के डेट में बिजली का उत्पादन जो है वो कोयला जलाने से होता है। तो अगर कोयला जलाने से हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्बन तो उत्पन्न होगा ही होगा। उस चीज को रोकने के लिए जीरो कार्बन या बहुत सारे पौधे लगाए जाएंगे, वो पौधा कार्बन को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी को जीरो कार्बन कहते हैं। तो नेट जीरो कार्बन होने में लगभग समय जो है वो लग जाएगा 2047। तो आने वाले 2047 तक कार्बन जीरो पद्धति प्रक्रिया अपना ली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो देखिए ये जो है खास करके आप देखिएगा कि पुणे साइड में जो है ये ज़्यादातर, पुणे से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। तो पुणे से आप लोग समझ लेंगे कि भाई आखिर ये कौन से राज्य की बात हो रहा है? महाराष्ट्र राज्य की बात हो रहा है। तो महाराष्ट्र में ये श्रीनाथ वीर महोत्सव का जो है उत्सव मनाया गया है। वहाँ पे काफ़ी जो है ये प्रचलित है, ये प्रसिद्ध है, वहाँ के लिए काफ़ी आस्था है लोगों के प्रति इस चीज़ की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदामों में रखे गए किसानों के उत्पादों पर कितना प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? जैसे देखिए इसमें प्रक्रिया में क्या है कि मान लीजिए मैं किसान हूँ और मेरे पास स्टॉक पे बहुत सारा अनाज रखा हुआ है,
उस अनाज के बेस, अनाज मेरा ही है, लेकिन उस अनाज के बेस पे हमें लोन मिल सकता है। तो आखिर कितनी राशि तक हम लोन ले सकते हैं, कितना, तो यहाँ पे ध्यान देना है। राशि के लिए जो आपका स्टॉक है वो देखा जाएगा, और अगर मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है मैंने लिया, तो उस पर ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा। तो ब्याज का जो दर है वो है 7%, 7%, ठीक है। ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदामों में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कितना परसेंट है, 7% है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस आइलैंड पर नौसैनिक बेस INS जटायु, तो कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े भी थे, INS जटायु जो है लॉन्च किया गया है। देखिए INS जटायु जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि अभी तक आप लोग देख लिए होंगे, या इसका आंसर आपको याद होगा तो आप लोग आंसर भी दे चुके होंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, मिनी आइलैंड, कावारती आइलैंड, अगती आइलैंड और अमिनी आइलैंड। ये सब के सब जो है लक्षद्वीप के आइलैंड है। तो आखिर ये कहाँ हुआ है, तो इसका उत्तर होगा मिनी काय आइलैंड। तो मिनी काय आइलैंड पे जो है INS जटायु जो है लॉन्च किया गया है यहाँ पे। और खास करके आपको पता है कि जब से लक्षद्वीप जो है मोदी जी वहाँ पे गए हैं, तब से लेकर के अब तक वो चर्चा में ही रहा है और आगे भी चर्चा में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप अपने कॉपी के नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में ये बहुत ही आवश्यकता होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे भी वैकेंसी तो आ ही रहा है, तो आप लोग फॉर्म कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।